शहीद लाल परमधर थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए सीने पे गोली खाई थी। हम तो उस परंपरा के लोग हैं। अगर ये सोचते हैं कि हमारे छात्र संघ को बैन करके, हमारे छात्र संघ को बंद करके हमारी आवाज़ को दबा सकते हैं, छात्रों की आवाज़ का दमन कर लेंगे, तो इनको कहना चाहूँगा, एक मेरी स्वरचित पंक्ति है कि तेरे दमन का दबदबा अब खत्म होगा, अब इंकलाब का इकबाल बुलंद होगा। तो इंकलाब के इकबाल को बुलंद करने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नौजवान ने ठान लिया है। और ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय नौजवान आने वाले समय में सरकार को जो तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रही है, जो लगातार छात्रों को लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है, लोकतंत्र पे कुठाराघात करने का काम कर रही है, इसको माकूल जवाब देने का काम इलाहाबाद नौजवान करेगा, देश का नौजवान करेगा। और इसने कमर कस ली है। आप सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि सभी लोग तिरंगा अपने घरों में लगाइए, तिरंगे की फ़ोटो लगाइए। पर आज भी देखिए कि हमने देखा है, आप सोशल मीडिया पे आप चलाते होंगे, आप लोग भी ट्विटर पर देखिए कि आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज भी उस चीज़ को नहीं मान रही, अपने प्रधानमंत्री की बात नहीं मान रहे। कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, लेकिन जब शिक्षा की बात की जाती है तो कहीं न कहीं सारे यूनिवर्सिटी, सारे कॉलेज, सारे स्कूल कहीं न कहीं उन बच्चों का भाग्य बदलने की पूरी तरह से कोशिश करता है। लेकिन सभी छात्र पढ़ना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि शिक्षा से ही सब कुछ हो सकता है। लेकिन जब हम किसी यूनिवर्सिटी में पहुँचते हैं तो कहीं न कहीं कोई भी छात्र, कुछ छात्र जो है कुछ न कुछ का रोना रोते हैं। कहीं फीस वृद्धि का मामला आता है तो कहीं छात्र संघ चुनाव की बात आती है तो कहीं कुछ का मामला होता है, कहीं तो स्कूलों में शोषण भी होते हैं। इस मौजूद हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जहाँ पे बहुत सारे युवा पढ़ करके बहुत कुछ बने हैं, कहीं आईएएस बना, कोई पीसीएस बना, कहीं कुछ बना। आज उसी यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे छात्र हैं जो धरने पर भी बैठे हैं। धरने पर बैठने की मजबूरी क्या थी, इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यह लोकतंत्र का मंदिर है। छात्र संघ भवन इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो आप देख रहे हैं कि ये बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, ये मंदिर है हम युवाओं का, हम छात्रों का। यह आप भी जानते हैं कि जब विश्वविद्यालय में लड़का पढ़ता है तो बोलता है, सवाल करता है। यह आप भी जानते हैं कि छात्र संघ विश्वविद्यालय में क्यों जरूरी है। यह खुला मैं कहता हूँ, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके दलाल जो वाइस चांसलर बैठे हुए हैं संगीता श्रीवास्तव जी, विश्वविद्यालय में छात्र संघ बैन इसलिए किया गया है क्योंकि जब लड़का पढ़ता अपने हक और हुकूम की लड़ाई लड़ता है। क्योंकि जब छात्र संघ होता है तो क्लास से लेकर वाटर कूलर से लेकर लड़कों की स्वाभिमान की लड़ाई लड़ा जाता है। यानी छात्र संघ को बैन करना यानी युवाओं को, छात्र छात्राओं को भविष्य को बंद करना, उनके अधिकारों को बंद करना, उनकी आवाज़ को दबाना। इसलिए विश्वविद्यालय छात्र संघ को बैन किए, क्योंकि यह ऐसा छात्र संघ है, यह ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ से गरीब मजलूम ईंट भट्टे पे काम करने वाले एक लड़का विश्वविद्यालय में आता, पढ़ता है और फिर यहाँ से जब छात्र संघ की चुनाव लड़ता है तो वहाँ से सफ़र दिल्ली की संसद तक की दूरी तय करते हैं। और ये कुछ सामंतवादी सोच के लोग, कुछ भारतीय जनता पार्टी और ये जो वाइस चांसलर मानसिकता के लोग हैं, ये नहीं चाहते कि छात्र संघ बहाल हो। लेकिन हम लोगों ने भी ये शपथ लिया है, तमाम हमारे जो नवनीत यादव से लेकर तमाम जितने भी साथी हैं, कि जब तक छात्र संघ बहाली हो नहीं जाती तब तक पीछे हटेंगे हम नहीं। फिर दूसरी मुद्दा जो फीस वृद्धि का है, यह आप जानते हैं साहब कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ऐसा एक धरोहर है जहां एक गरीब परिवार का भी लड़का आके पढ़ पाता है और वहीं पे एक अमीर परिवार का भी लड़का पढ़ पाता है। और इसमें 90% गरीब तबके परिवार के लोग पढ़ते हैं। लेकिन आपने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन ये सरकार, ये सत्ता, ये वाइस चांसलर नहीं चाहती हैं कि लोग पढ़ें। उनकी मानसिकता को अब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इनडायरेक्ट प्राइवेटीकरण किया जा रहा है। ये आप बताइए कि कोई भी महंगाई होता है तो 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 होता है, 1 गुना होता है, 1% होता है। लेकिन विश्वविद्यालय में आप कहीं या कहीं भी आप सुने हैं कि डायरेक्ट 4 गुना फीस वृद्धि हो जाती है? नहीं सुने होंगे। लेकिन यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय ऐसा अनोखा, पता नहीं हीरे का क्या जड़ा हुआ है कि इनको लगता है कि साउथ अफ्रीका से प्रोफेसर को बुलाया जाता है कि फीस वृद्धि जो है 4 गुना यानी 400%। जो फीस 1500 लगता था बीए के बच्चों को, अब उन लोगों को डायरेक्ट
4500 लगेगा। जो BLLB के बच्चे का, गरीब परिवार का तबका का लड़का 50,000, वो भी कम नहीं, फिर भी 50,000 किसी तरह देते थे एक सेमेस्टर का। साल भर में 2 सेमेस्टर होता है। अब समझिए, वो बढ़ा के एक सेमेस्टर का फिर जो 50,000 वो 2 लाख हो जाएगा, यानी साल भर में 4 लाख रुपया कौन देगा? तो सीधे सीधे अमीर बनाम गरीब की लड़ाई है ये। जानिए, देखिए, शिक्षा की जब बात आ रही है तो गरीब परिवार में सभी समुदाय के लोग रहते हैं, सभी समुदाय के लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये सरकार सिर्फ अमीरों को देख रही है, यहाँ गरीबों को नहीं देख रही। ये सीधा सीधा अमीरों बनाम गरीब का है, लुटेरा बनाम कमेरा की है। और जब तक फीस वृद्धि वापस नहीं हो जाता है और छात्र संघ तब तक बहाली नहीं हो जाती, हम लोग धरने पे से उठने वाले नहीं। एक बात आपने कहा कि यहाँ भाजपा के जो कैंडिडेट हैं, यानी भाजपा के जो वाइस चांसलर बनाए गए हैं, तो अगर हम किसी शिक्षा की बात करें तो इसमें किसी राजनीति का क्या महत्व होता है? देखिए, उनको पता है ना भैया, राजनीति का तो सबसे बड़ा महत्व है। आप राशन फ्री में दे सकते हैं, आप शौचालय फ्री में दे सकते हैं, तो आप शिक्षा फ्री में क्यों नहीं दे रहे हैं? शिक्षा फ्री में क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि तमाम पगडंडियों की अगली पंक्ति से जो व्यक्ति आता है गरीब, जो हमने कहा कि ईंट भट्टे का, जिनके पिताजी एक दिन काम करते हैं तो रात को खाना नसीब होता है, वो लड़के जब विश्वविद्यालय में आके 1,500 में पढ़ते हैं और जब जिलाधिकारी बनते हैं या छात्र संघ भवन पर आके संसद बनते हैं, तो उनको ये देखा महसूबा नहीं होता है कि लड़के गरीब परिवार के लोग कैसे, वो गरीब में कोई भी परिवार हो, समुदाय हो, SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल, कोई भी समुदाय, ब्राह्मण ठाकुर, कोई भी हो, ये देखा नहीं जा रहा। और विशेष तौर से हम खुल के कि SC ST OBC माइनॉरिटी को दबाया जा रहा है, विशेष तौर उनको शिक्षा पे आक्रमण, क्योंकि ये पढ़ रहे हैं तो जज बन रहे हैं, कलेक्टर बन रहे हैं, MP MLA बन रहे हैं, उच्च पदों पे जा रहे हैं, इसलिए शिक्षा पे हमला। जिस तरह से हमारा देश, जिस तरह से आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां मनाया जा रहा है, इस आज़ादी के अनुसार जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम लोगों को फिर से गुलाम बनाने की तैयारी समझ सकते हैं, क्योंकि हम कह इसलिए सकते हैं क्योंकि जो व्यक्ति अगर गरीब होता है वो गरीब होता जा रहा है, अमीर व्यक्तियों के लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था की जा रही है, तो इससे साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि क्या हम फिर से गुलाम हो रहे हैं? बिल्कुल गुलाम भैया, आप शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, जो कि कहा गया था भारतीय संविधान में कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान, यह आपका मौलिक अधिकार है साहब। और अगर हमारा देश का लड़का वैज्ञानिक बनता है या प्रोफेसर बनता है या बेहतर इसमें शिक्षा खेल कूद का है, तो भारत का ही तो मस्तक ऊंचा करेगा। आप तो भारत का मस्तक नीचे करने पे तुले हुए। तो इससे क्या, आप शिक्षा से जब दूर करेंगे तो आप प्राइवेटीकरण करने का मतलब क्या हुआ? गुलामी बनाना ना, कि हम आपका बंदा रहेंगे तो हम गुलाम। अब प्राइवेटीकरण कर देंगे तो आप मालिक हमारे, जैसे कहेंगे वैसे करेंगे, जैसे कहेंगे। हाँ, हम फार्म डालेंगे तो आपका मन करेगा, कहेंगे भर गया तो हम कुछ नहीं कर सकते प्राइवेट में। सीधा सीधा इनडायरेक्ट प्राइवेटीकरण, सीधा सीधे उसी व्यवस्था में लेके जा रही है सरकार। और जो आप करिए कौन सा वो मन रहा है या उत्सव मन रहा है, आज़ादी का महोत्सव। अब बताइए, अब इलाहाबाद में, अभी देखिए, अभी आज ही इलाहाबाद की कल की घटना है। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक बाप अपनी बेटी को कंधे पे लेके जा रहा है, लाश को, फिर भी एम्बुलेंस नहीं मिलता है। यहाँ प्रशासन सोई हुई है, 15 किलोमीटर पैदल चल रही है। ये कैसा आज़ाद भारत? ऐसा आज़ाद भारत का स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था? जो स्वतंत्रता सेनानी, शहीद आजम भगत सिंह लेके शहीदलाल पदमधर से लेके तमाम जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, क्या इस आज़ाद भारत का सपना देखे थे? उनका हृदय कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ होता होगा। ये वही जगह है जहाँ पे शहीद पद्मधर जैसे युवा छात्र जो देश को आज़ाद कराने में लगातार कोशिश में जुटे रहे, और उसी छात्र संघ की, वहीं उसी यूनिवर्सिटी की बात करें जहाँ पे शहीद पद्मधर लगातार अपने छात्राओं के साथ एक नई मुहिम को छेड़े थे कि कहीं ना कहीं हमारा देश आज़ाद हो जाए। उसी आज़ादी के महोत्सव में, उसी आज़ाद भारत में उन छात्रों का कहीं ना कहीं उत्पीड़न होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि देश आज 75वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में लगा हुआ है। ऐसे में आप देखिए पूरे देश भर में, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे आप देखिए कांग्रेस कार्यालय में चारों तरफ से पुलिस को बैरिकेड कर दिया गया, सील कर दिया गया। आप सोचिए कि किस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कि एक अघोषित आपातकाल लागू करके देश में विपक्ष को और स्वतंत्रता को बाधित करने का प्रयास कर रही है, उसको सबक लेना चाहिए अंग्रेजों से। अंग्रेजों ने भी देश के में जो उसमें लड़ रहे थे, चाहे वो छात्र नेता हों, चाहे छात्र संघों से निकले लोग हों, चाहे आज़ादी के आंदोलन में बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी शहीद हुए। बहुत सारे कांग्रेस उस समय थी, कांग्रेस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, उसको ख़त्म करने का प्रयास किया, पर उनका हश्र क्या हुआ? उनका हश्र ये हुआ कि उन्हें देश छोड़ जाना पड़ा। तो ये भारत देश है, ये जब तक आपको सह रहा है, जब तक आपकी जुल्म को
बर्दाश्त कर रहा है, या अपना सौभाग्य मानिए। ये भारत की तासीर ऐसी रही है कि जब भी जुल्म और अत्याचार बढ़ा है, इसके खिलाफ एक बिगुल फूकने का काम किया। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का इतिहास आपने बताया ही, अभी हमारे जितेंद्र धनराज जी ने बताया कि शहीद लाल कलंदर थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए सीने पे गोली खाई थी। हम तो उस परंपरा के लोग हैं। अगर ये सोचते हैं कि हमारे छात्र संघ को बैन करके, हमारे छात्र संघ को बंद करके हमारी आवाज़ को दबा सकते हैं, छात्रों की आवाज़ का दमन कर लेंगे, तो इनको कहना चाहूँगा, एक मेरी स्वरचित पंक्ति है कि तेरे दमन का दबदबा अब खत्म होगा, अब इंकलाब का इकबाल बुलंद होगा। तो इंकलाब के इकबाल को बुलंद करने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नौजवान ने ठान लिया है। और ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय नौजवान आने वाले समय में सरकार को जो तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रही है, जो लगातार छात्रों को लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है, लोकतंत्र पे कुठाराघात करने का काम कर रही है, इसको माकूल जवाब देने का काम इलाहाबाद नौजवान करेगा, देश का नौजवान करेगा। और इसने कमर कस ली है। आप सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि सभी लोग तिरंगा अपने घरों में लगाइए, तिरंगे की फ़ोटो लगाइए। पर आज भी देखिए कि हमने देखा है, आप सोशल मीडिया पे आप चलाते होंगे, आप लोग भी ट्विटर पे देखिए कि आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज भी उस चीज़ को नहीं मान रहे, अपने प्रधानमंत्री की बात नहीं मान रहे। सोचिए अभी भी तिरंगे को अपना नहीं पाए हैं। तो ऐसे लोगों से क्या अपेक्षा की जा सकती है? कैसे अब लोकतंत्र बचाने की अपेक्षा कर सकते हैं? जो लोग तिरंगे को अपना नहीं मान रहे, तिरंगे को अभी भी अंगीकार नहीं कर रहे हैं। देश ने फिलहाल हम उस तरफ नहीं जाएंगे। फिलहाल हम आपके यूनिवर्सिटी में हैं। यूनिवर्सिटी की बात करें, पीछे लिखा हुआ एक मुद्दा है कि महिला छात्रावास में आवागमन पर लगे प्रतिबंध को बर्खास्त करो। हम ये पूछना चाहते हैं कि आप जिस तरह से धरना दे रहे हैं, ये महिला छात्रावास में जाने से क्या मतलब है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आप सोचिए कि देश आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में भी अभी आप देखिए कि यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैंपस में जब 5 बजे के बाद जब छात्राओं को प्रवेश के लिए रोक देते हैं गाड़ी, यहाँ अब महिला छात्रावास परिसर में टाइमिंग है कि 8 बजे के बाद कोई आएगा, 9 बजे के बाद कोई आएगा, तो आ नहीं पाएगा। आप सोचिए कि किस प्रकार से आप बांधने की बात कर रहे हैं। आप बताइए, आप 9 बजे तक आपकी लाइब्रेरी खुल रही है, 9 बजे आपका टाइमिंग है कि आप 9 बजे छात्रावास बंद कर देंगे, तो जो बच्ची यहाँ तैयारी कर रही, जो पढ़ रही लाइब्रेरी में, वो कहाँ जाए? जिसके पास पैसे नहीं है कि प्राइवेट लाइब्रेरी में 8 बजे 7 बजे निकल जाए, तो पढ़ने के लिए उसका मौका नहीं। आप पढ़ने से रोक रहे हैं, आप आज़ादी को बाधित कर रहे हैं। आप एक तरफ तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, दूसरी तरफ छात्राओं का दमन करके, छात्राओं की आज़ादी को बाधित करके दोहरा रवैया है सरकार का। यानी इस अनशन से आप क्या स्पष्ट करना चाहते हैं? देखिए, हमारा अनशन ये छात्र संघ बहाली के लिए हमारा आंदोलन चल रहा है। आप सोचिए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि छात्र संघ एक बड़ा नाम रहा है, एक बड़ा कीर्तिमान रहा है, इसका इतिहास रहा है। आप सोचिए कितना गौरवशाली इतिहास रहा है इस विश्वविद्यालय के। इसने 4 प्रधानमंत्री दिए, कई राज्यों के मुख्यमंत्री दिए, सांसद विधायक दिए। आज इसको बंद करके यहाँ से जो नौजवान पीढ़ी, जो किसान का बेटा यहाँ से देश की राजनीति में एक सशक्त भूमिका निभाता था, उस भूमिका को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। ये पूंजीपतियों के लड़कों को, राजनेताओं के लड़कों को प्रवेश का एक गिटवे बनाया जा रहा है छात्र संघों को बंद करके। उसके खिलाफ हमारी ये लड़ाई है। हम चाहते हैं आम किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा, जो मजदूर का बच्चा भी देश की राजनीति कर सके, देश की दशा और दिशा को तय कर सके। तो ये सिर्फ छात्र संघ रहेगा तभी मुमकिन है। आज उस आवाज़ को बंद करने का काम किया जा रहा है, उसके षड्यंत्र के खिलाफ हमारे धरना है, पिछले 2 वर्षों से चल रहा है। आप सोचिए कि किस प्रकार से इलाहाबाद के नौजवान ठान लिया है कि हम अपना छात्र संघ बहाल करा कर रहेंगे। और हमने आह्वान भी कर दिया है कि अगर 2 तारीख से पहले, 2 अक्टूबर से पहले हमारा छात्र संघ अगर बहाल नहीं होता है, तो इलाहाबाद के नौजवान खुद चुनाव करवाएगा, खुद लोकतंत्र की बहाली स्थापित करेगा। तो हम लोग उसके लिए लगातार प्रयास हैं, उसके लिए संघर्षरत हैं। ये यूनिवर्सिटी है, वह यूनिवर्सिटी जहाँ से IAS, PCS और बड़े बड़े ऐसे दिग्गज कह दें तो बड़े बड़े पदों पर आसीन कराने का काम किया है यूनिवर्सिटी में। उसी यूनिवर्सिटी की बात करें जहाँ पे शहीद पद्मधर की मूर्ति लगी है, वही शहीद पद्मधर जो छात्राओं के साथ छात्रों की बात करते थे, आज वहीं पे जिस तरह से इस सरकार में उत्पीड़न हो रहा है, 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है कि हमारा देश अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। कहीं न कहीं इन छात्रों का जो उत्पीड़न देख करके आप क्या कह सकते हैं? हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है सर आपका? नवनीत यादव। नवनीत यादव जी। क्या हुआ कि आप अनशन में बैठे हुए? इन लोगों ने कहा कि नहीं, जिस तरह से छात्र संघ नहीं होगा तो फिर से हम खुद चुनाव करेंगे। जी बिल्कुल, अगर छात्र संघ नहीं होगा तो हम फिर से हम खुद स्वयं अपना बनाएंगे, संगठन बनाएंगे और सारी चीज़ें उसका हमारा पूरा वो मैनिफेस्टो तैयार किया जा रहा है, कैसे कैसे हम छात्र संघ बहाली का चुनाव कराएंगे, छात्र संघ कैसे चुनाव कराएंगे। और जहाँ तक रही बात, मैं आपको शुरू से बता दूं कि ये आज जो भी 744 दिन हो गया छात्र संघ बहाली, 744 जी 744 दिन हो गया छात्र संघ बहाली का आंदोलन चल रहा है।
और आप देखेंगे जो ये फीस वृद्धि हुई है, 4 गुना फीस वृद्धि हुई है। इससे क्या है कि गांव से गरीब से जो आने वाले छात्र, गरीब तबके से जो आने वाला छात्र है, आज उसको यहाँ पढ़ने के लिए शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। और क्यों वंचित किया जा रहा है, इसका सीधा और सीधा एक उदाहरण है कि हमारा छात्र संघ नहीं है। अगर आज ये हमारा छात्र संघ रहा होता तो आज इनकी ये अपनी मनमानी नहीं कर पाते, और आज ये हमारा फीस 4 गुना फीस वृद्धि नहीं हो पाती। बहुत होती 100 रुपया 50 रुपया, उतने में भी इनको नाक रगड़ के भी फीस इतने में बढ़ाना पड़ता, तो नाक को चना चबाना पड़ता। मतलब कह दिया साफ साफ कि अपना हक आप नहीं मांग सकते, क्योंकि जब तक छात्र संघ नहीं होगा, अगर छात्र संघ रहा होता, अगर चुनाव होता, छात्र संघ के अध्यक्ष होते, महामंत्री होते, तो कहीं ना कहीं युवाओं की बात होती, कहीं कहीं छात्रों की बात होती, कहीं न कहीं उन छात्राओं की बात होती जो लगातार आज कहीं न कहीं फीस वृद्धि के लिए शोषण का शिकार होता जा रहा है। कह दिया जी। और हम ये भी आपको कहना चाहते हैं कि चाहे विश्वविद्यालय प्रशासन हो ये, और चाहे जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, ये पूरे शहर में या पूरे सब जगह एक प्रोपेगेंडा ये फैला दिए हैं कि छात्र संघों से गुंडे निकलते हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि आप ये बताइए, जब तक छात्र संघ था, 2018 तक छात्र संघ था, विश्वविद्यालय की रैंकिंग 67 थी। आज छात्र संघ नहीं है, विश्वविद्यालय की रैंकिंग 200 से बाहर चली गई है। क्यों चली गई? क्योंकि छात्र संघ की वजह से इनके ऊपर लगाम कसने का काम छात्र संघ करता था, और आज वही छात्र संघ नहीं है जो आज विश्वविद्यालय की रैंकिंग 200 से बाहर चली गई। और मैं आपको ये भी बता दूं, आश्वस्त कर दूं, आज आप आएँ, 2 साल बाद आप आइएगा, अगर यही स्थिति रही तो विश्वविद्यालय की रैंकिंग 400 से बाहर चली जाएगी, अगर छात्र संघ नहीं रहेगा। छात्र संघ रहता है तो इनके ऊपर लगाम कसता है। आज आपको अभी लिस्ट आई है, मैं आपको बता दूं, एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट की लिस्ट आई है, जिसमें प्रोफेसर इतने जो 2 लाख रुपया महीने की तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन उसमें जितनी पूरी लिस्ट में मैं आपको भी कहिए तो मैं आपको दिखा दूं, भेज दूं, व्हाट्सअप कर दूं, सारे उसमें रिसर्च स्कॉलर पढ़ाने के लिए किए गए हैं। सारे रिसर्च स्कॉलर। क्यों? प्रोफेसर जो 2 लाख रुपए ले रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ ये कर रहे हैं, कुलपति मैडम कुलपति की चाटुकारिता करने का काम कर रहे हैं। वो ऊंचे कुर्सी पे जाने के लिए उनके पीछे तेल लगाने का काम कर रहे हैं।